इंडिया स्वदेशी 4G पुश को एक बड़ा कदम मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL की इंडिजिनस 4G सर्विसेज लॉन्च की हैं। ये फैसला BSNL के लिए एक रेनेसांस अपॉर्चुनिटी और इंडिया के डिजिटल सेक्टर के लिए एक नई दिशा माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या BSNL अब जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट जायंट्स के साथ कंपटीशन में खड़ा हो पाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं UPSC सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड बिल्कुल UPSC इनसाइट्स के साथ। तो आज की इस विशेष चर्चा की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से BSNL की नेशन वाइड 4G सर्विसेज का आगाज किया है। ये वाकई BSNL के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है, शायद एक नई शुरुआत। हाँ बिल्कुल, और इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ पूरे भारत में करीब 98,000 साइट्स पर एक्टिवेट की गई हैं। 98,000 साइट्स, वाओ। हाँ, और टाइमिंग भी देखिए, BSNL की 25th एनिवर्सरी जो 26 सितंबर को थी, उसके ठीक बाद ये हुआ है। तो अब ऑफिशियली BSNL भी पैन इंडिया 4G कवरेज देने वाली कंपनियों में शामिल हो गया है। और इसमें सबसे खास बात जिस पे बहुत जोर है वो है इसका स्वदेशी होना। अच्छा, ये स्वदेशी एंगल को थोड़ा और समझते हैं, इसका असल मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? एग्जैक्टली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत विजन के लिहाज से। देखिए, BSNL का ये जो 4G नेटवर्क है ना, ये पूरी तरह से इंडिया में डेवलप्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। अच्छा, मतलब सब कुछ यहीं बना है? हाँ बिल्कुल, नेटवर्क का कोर, उसका दिमाग, उसकी नसें, सब यहीं। ये छोटी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने करीब 37,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। 37,000 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, काफी सब्सटैंशियल है। और इस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया अब उन चुनिंदा देशों में आ गया है, जैसे स्वीडन, डेनमार्क, चाइना, साउथ कोरिया, जिनके पास अपना सेल्फ रिलायंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब अपनी तकनीक, अपना कंट्रोल। ये जानना दिलचस्प है कि कौन सी इंडियन कंपनीज हैं इसके पीछे। मतलब किसने बनाया है ये सब? इसमें दो मेन इंडियन टेक जायंट्स का बड़ा रोल है। एक तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। हाँ। उन्होंने नेटवर्क इंटीग्रेशन का काम संभाला है। मतलब सारे अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरा सिस्टम खड़ा करना, जो काफी कॉम्प्लेक्स काम है। राइट। और दूसरा है तेजस नेटवर्क्स। उन्होंने रेडियो एक्सेस सिस्टम, जिसे RAS कहते हैं, वो डेवलप किया है। ये वो हिस्सा है जो आपके मोबाइल फोन को टावर से वायरलेसली जोड़ता है। ओके, तेजस नेटवर्क्स। हाँ, तो ये कोलैबोरेशन दिखाता है कि इंडियन कंपनीज अब हाईटेक प्रोजेक्ट्स में भी केपेबल हैं, और ये सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत के विजन से जुड़ता है। सही है। तो अब आम यूजर के लिए, मतलब हम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, क्या फायदा होगा? देखिए, सीधा फायदा तो BSNL के जो एग्जिस्टिंग 90 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मिलेगा। 90 मिलियन काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि BSNL के जो रिचार्ज प्लान्स होंगे, वो प्राइवेट ऑपरेटर्स जैसे जियो या एयरटेल, उनके मुकाबले शायद 30 से 40% तक सस्ते हो सकते हैं। तो 30-40% सस्ता? ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। और अगर BSNL बेहतर कवरेज और स्पीड दे पाता है जैसा वो वादा कर रहा है, तो हो सकता है वो कस्टमर्स वापस आ जाएं जो पहले नेटवर्क की वजह से चले गए थे। मतलब कस्टमर ट्रस्ट वापस जीतना होगा। एग्जैक्टली। और हो सकता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP रिक्वेस्ट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिले BSNL की तरफ। लोग अपना नंबर रखे बिना कंपनी स्विच कर सकते हैं। सही कहा। ये तो BSNL के लिए एक जबरदस्त कमबैक की कहानी लग रही है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। एक जमाना था जब BSNL का मतलब ही टेलीकॉम था, है ना? हाँ बिल्कुल, वाइल्ड लाइन कनेक्शन के लिए महीनों वेट करना पड़ता था, वो एक स्टेटस सिंबल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि BSNL को इस रिवाइवल पैकेज की इतने बड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ गई? मतलब शिखर से यहाँ तक का सफर। हाँ, ये कहानी वाकई दिलचस्प है। BSNL की जड़ें तो बहुत पुरानी है। ब्रिटिश जमाने की टेलीग्राफ लाइंस 1850s तक जाती हैं, लेकिन BSNL नाम से ये 2000 में बना। अच्छा, 2000 में? हाँ, और 90s और शुरुआती 2000s वो इसका गोल्डन एरा था। जैसा आपने कहा, लाइन के लिए सिफारिशें लगती थीं। एक वक्त था जब BSNL के पास 35,000 करोड़ तक का कैश रिजर्व था। 35,000 करोड़? हाँ, और इसने सियाचिन जैसी मुश्किल जगहों पर भी कनेक्टिविटी पहुंचाई। लेकिन फिर गिरावट शुरू हुई। वो गिरावट कैसे आई? क्या गड़बड़ हुई? देखिए, कोई एक कारण नहीं था, कई फैक्टर्स थे। जैसे? पहला तो वो जिसे कहते हैं सरकारी रवैया। खराब कस्टमर सर्विस, ब्यूरोक्रेसी, शिकायतें सुन ली
पर एक्शन बहुत स्लो। कस्टमर्स को लगता था कि कर्मचारी एहसान कर रहे हैं। हाँ, वो अनुभव तो कई लोगों को हुआ होगा। बिल्कुल। दूसरा, पॉलिसी और फाइनेंशियल मुद्दे। सरकार ने बीएसएनएल को सोशल ऑब्लिगेशंस दिए, जैसे घाटे वाले ग्रामीण इलाकों में कनेक्शन देना। एक सोर्स के मुताबिक गांव में लैंडलाइन लगाने का खर्चा 702 रुपए आता था, पर कमाई सिर्फ 78 रुपीस। ओह, मतलब हर कनेक्शन पे भारी नुकसान। हाँ। फिर आया 3G स्पेक्ट्रम का महंगा ऑक्शन, करीब 18,000 करोड़ का। इससे बीएसएनएल पर बहुत कर्ज चढ़ गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि महीने का करीब 100 करोड़ ब्याज ही देना पड़ रहा था। बाप रे, 100 करोड़ सिर्फ ब्याज? हाँ। और तीसरा कारण था टेक्नोलॉजी और कंपटीशन में पिछड़ जाना। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में बीएसएनएल धीमा रहा। प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से मार्केट के हिसाब से बदल रही थीं। बीएसएनएल सरकारी प्रोसेस में फंसा रहा। टेंडर्स में देरी, कभी-कभी तो 17 बार। 17 बार? हाँ, और कुछ आरोप भी लगे थे उस वक्त के अधिकारियों पर कि वो प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे थे, जैसे ए राजा के समय के 2G 3G स्पेक्ट्रम वाले मुद्दे। वो तो काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। और फिर 2016 में जियो आ गया। एग्जैक्टली। जियो ने 4G लॉन्च करके मार्केट को हिला दिया, खास तौर पर शुरू के फ्री ऑफर्स के साथ, जिसे कई लोग प्रेडेटरी प्राइसिंग भी कहते हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब शुरू में दाम इतने कम रखना या बिल्कुल मुफ्त कर देना कि दूसरा कंपटीशन टेक ही ना पाए। उस वक्त बीएसएनएल 3G के कर्ज में डूबा था और 4G स्पेक्ट्रम खरीदने के पैसे ही नहीं थे। तो इस माहौल में बीएसएनएल बुरी तरह पिछड़ गया। सही। मतलब एक तरफ जियो फ्री 4G दे रहा था और बीएसएनएल 3G का ब्याज चुकाने में स्ट्रगल कर रहा था। बिल्कुल परफेक्ट स्टॉर्म था बीएसएनएल के लिए। लेकिन अब सरकारी से रिवाइव करने के लिए काफी सीरियस लग रही हैं। ये 4G लॉन्च उसी का हिस्सा है। एब्सोल्युटली। सरकार ने 2023 में बीएसएनएल के लिए एक बहुत बड़ा 99,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया था। 99,000 करोड़? हाँ, इसका मेन मकसद था बीएसएनएल को 4G 5G स्पेक्ट्रम खरीदने में मदद करना और उसका कर्ज कम करना। और ये जो 37,000 करोड़ रुपए का इंडिजिनस 4G टावर प्रोजेक्ट है, ये उसी रिवाइवल स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। सरकार की तरफ से इरादा साफ लगता है कि बीएसएनएल को वापस मुकाबले में लाना है। यहाँ एक पॉइंट है, 37,000 करोड़ सुनने में तो बहुत हैं, पर क्या ये वाकई काफी है? जब हम देखते हैं कि जियो और एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ज्यादा खर्च करते हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट टक्कर देने के लिए काफी होगा? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये इन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए कि ये स्वदेशी तकनीक पर फोकस कर रहा है। लेकिन हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स के स्केल और स्पेंडिंग पावर से मुकाबला करना एक चैलेंज तो है। पर सरकार का सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पुश भी है। अब जरा यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक मजबूत बीएसएनएल भारत के लिए क्यों जरूरी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बताएं। देखिए, कई स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। पहला, कंपटीशन। टेलीकॉम सेक्टर में अभी जियो और एयरटेल का दबदबा है, एक तरह से डुओपली बन गई है। बीएसएनएल जैसा एक हेल्दी पब्लिक सेक्टर प्लेयर मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए जरूरी है। सही, इससे प्राइसिंग फेयर रहेगी। बिल्कुल। दूसरा, कनेक्टिविटी फॉर ऑल। बीएसएनएल ने हमेशा दूरदराज के इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों, बॉर्डर एरियाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, जहां शायद प्राइवेट कंपनियां कम मुनाफे की वजह से न जाना चाहें। सरकार की डिजिटल भारत निधि के तहत बीएसएनएल 18,900 टावर लगा रहा है, 26,700 गांवों को जोड़ने के लिए जहां कनेक्टिविटी नहीं है। 26,700 गांव? हाँ, और इसमें खास बात यह है कि इनमें से कई टावर्स सोलर पावर्ड होंगे। ग्रीन टेलीकॉम की तरफ भी एक कदम है ये। अच्छा, ये तो बढ़िया है। तीसरा, सेल्फ रिलायंस और नेशनल सिक्योरिटी। आत्मनिर्भर भारत। अपनी स्वदेशी 4G 5G तकनीक बनाने से विदेशी वेंडर्स पर निर्भरता कम होती है, जैसे नोकिया, एरिक्सन या चीन की यूएई जैसी कंपनियां। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रिटिकल है। एग्जैक्टली। सोचिए, हमारा क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह विदेशी तकनीक पर चले, ये तो एक वल्नरेबिलिटी है। ये स्वदेशी पुश उस रिस्क को कम करता है। पीएम ने हाल ही में शिप बिल्डिंग पैकेज की बात करते हुए सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया था। ये टेलीकॉम में उसी विजन का एक्सटेंशन है। राइट। और चौथा पॉइंट? चौथा,
अचीविंग डिजिटल इंडिया गोल्स। एक मजबूत बीएसएनएल नेटवर्क सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। ये डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करता है और डिजिटल सॉवरेनिटी सुनिश्चित करता है, मतलब अपने डिजिटल भविष्य पर देश का अपना कंट्रोल होना। बिल्कुल। तो अब 4G रोल आउट के बाद BSNL के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे का रोड मैप कैसा दिखता है? देखिए, अभी तो नेशन वाइड 4G रोल आउट पर फोकस है, लेकिन बीएसएनएल अगले कदम यानी 5G की तैयारी भी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5G सर्विसेज इस साल के अंत तक शुरू हो सकती हैं, शायद पहले दिल्ली मुंबई जैसे बड़े मेट्रोज में। 5G भी इसी साल? हाँ, ऐसी उम्मीद है। और इससे भी आगे देखें तो पीएम मोदी ने 6G के लिए भी भारत की एम्बिशन की बात की है। 2030 का टारगेट रखा है। अगर भारत ये कर पाता है तो दुनिया के पहले कुछ देशों में हो सकता है जो 6G सर्विसेज देंगे। तो ये बीएसएनएल और भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है। ओके, तो ये हमें वापस उसी मेन सवाल पे लाता है जिससे हमने शुरू किया था। इतने रिवाइवल एफर्ट्स, ये स्वदेशी 4G लॉन्च, इन सब के बाद क्या BSNL वाकई में जियो और एयरटेल को सीरियस कंपटीशन दे पाएगा? क्या ये रिवाइवल टक्कर देने के लिए काफी है? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। बीएसएनएल के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों भरा है। कई हर्डल्स हैं। क्या है वो मुख्य चुनौतियां? पहला, एग्जीक्यूशन एट स्केल। पूरे भारत में हाई क्वालिटी 4G नेटवर्क रोल आउट करना और उसे मेंटेन करना, और आगे 100,000 और टावर लगाने का प्लान है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज है। सर्विस क्वालिटी कंसिस्टेंट रखनी होगी। क्या बीएसएनएल का पुराना वर्क कल्चर सच में बदल पाएगा ये डिलीवर करने के लिए? ये देखना होगा। हाँ, एग्जीक्यूशन इज की। दूसरा, टेक्नोलॉजी गैप। बीएसएनएल अभी 4G ला रहा है, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स 5G पर फोकस कर रहे हैं, उसे एक्सपैंड कर रहे हैं। क्या कस्टमर्स, खासकर शहरों में, 4G से संतुष्ट होंगे जब 5G ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होगा और बेहतर स्पीड देगा? बीएसएनएल को बहुत जल्दी 5G लाना होगा। ये रेस में बने रहने की चुनौती है। बिल्कुल। तीसरा, विनिंग बैक कस्टमर ट्रस्ट। सालों की इनकंसिस्टेंट सर्विस ने बीएसएनएल की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाया है। उसे लगातार अच्छी सर्विस और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देनी होगी। एक चिंता ये भी है, जैसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कि कहीं बीएसएनएल अधिक सस्ते दाम पर ग्राहक खींचकर बाद में दाम न बढ़ा दे। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो भरोसा फिर टूट जाएगा। एग्जैक्टली। और चौथा, मेंटेनिंग द मोमेंटम। अभी ऑनलाइन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। पोर्ट टू बीएसएनएल, जियो बॉयकॉट जैसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं। बीएसएनएल को इसका फायदा उठाना होगा, लेकिन इसे परफॉर्मेंस के दम पर बनाए रखना होगा, सिर्फ सेंटिमेंट के दम पर नहीं। टीसीएस जैसे पार्टनर का होना क्रेडिबिलिटी देता है, पर आखिर में यूजर का डे टू डे एक्सपीरियंस ही मायने रखेगा। तो चुनौतियां तो कई सारी हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर BSNL इस रिवाइवल में कामयाब हो जाता है तो भारत पर इसका ओवरऑल क्या पॉजिटिव असर हो सकता है? अगर बीएसएनएल ये मुश्किल पार कर लेता है और एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरता है, तो इंडिया के लिए इसके फायदे बहुत बड़े हो सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे शायद टैरिफ्स और अफोर्डेबल हों और सर्विस क्वालिटी सुधरे। हाँ, कंपटीशन से तो कंज्यूमर का ही फायदा होता है। बिल्कुल। रूरल और रिमोट कनेक्टिविटी बेहतर होगी, डिजिटल डिवाइड कम होगा। स्वदेशी 4G 5G स्टैक की सफलता से भारत के डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। हाई स्केल जॉब्स बनेंगी, इनोवेशन बढ़ेगा, और शायद सबसे जरूरी, इससे भारत की डिजिटल सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। मतलब ये आत्मनिर्भर और डिजिटली एम्पावर्ड भारत के बड़े लक्ष्यों के साथ पूरी तरह अलाइन करता है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपको लगता है कि BSNL आने वाले सालों में जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग UPSC Civil 360, the only up UPSC channel you can just listen to। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।